हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 8 समुच्चय। आपका क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स चल रहा है, तो इसके अंदर आज पढ़ना क्या है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपकी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 1.8, उसका इंट्रोडक्शन करना है। और इंट्रोडक्शन के अंदर दो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। एक आपका वेन आरेख, इनकी वेन डायग्राम को लेकर के है, और एक समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। दोनों ही बड़े जबरदस्त टॉपिक हैं और इस चैप्टर को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बातें हमें करनी है इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर तो 3 टॉपिक अलग अलग डिस्कस करने हैं और इसके अंदर भी कुछ बातें करनी है। तो फटाफट चलते हैं इस इंट्रोडक्शन के पहले टॉपिक पर। और पहला टॉपिक है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है अभी बात करते हैं। वेन डायग्राम क्या है, तो वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख, अंग्रेजी में इसको वेन, VENN, वेन डायग्राम कहते हैं, है ना। डायग्राम कहते हैं, डायग्राम्स, ठीक है, आपके पास में कहते हैं। ये क्या है सबसे पहले समझ लो। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम समुच्चय का एक मूर्त रूप है। मूर्त मतलब जो दिखता हो। अमूमन ये देखा गया है, ये है ही देखा नहीं गया है कि लगभग 80% भाग, अगर मैं गणित की बात करता हूं बेटा, मैथ्स की बात करता हूं, तो इसका लगभग 80% जो भाग है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त। अमूर्त मतलब आप कहोगे बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर ली, अंग्रेजी में इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अमूर्त का मतलब जो अमूमन व्यवहारिक जीवन में दिखाई नहीं देता, जिसको हम देख नहीं सकता, जो मूर्त रूप में नहीं है। तो इसीलिए गणित को थोड़ा समझना मुश्किल रहता है। 80% भाग लगभग गणित का अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता, और कुछ हिस्सा इसका मूर्त है, यानी कि जो दिखाई देता है। जैसे आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई संबंध, क्षेत्रमिति जैसे क्वेश्चंस को आप व्यवहारिक जीवन के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि A+B का होल स्क्वायर कहीं पे आप लोग मार्केट में जाकर के इससे हिसाब जोड़ रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता ना, लेकिन इस्तेमाल तो करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने इन चीजों को नहीं देख पाते। इसी क्रम में गणित को एक मूर्त रूप देने के लिए हमारे पास में, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं समुच्चय, और समुच्चय भी एक ऐसा टॉपिक है जो व्यवहारिक जीवन में कहीं अमूमन देखने को नहीं मिलता, हमें यूज में नहीं मिलता। तो हमारे एक तर्कशास्त्री हुए हैं, अंग्रेज तर्कशास्त्री, वो जॉन वेन, तो उन्होंने इस समुच्चय को थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और उन चित्रों को ही कहा गया कि वेन डायग्राम। उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर वेन डायग्राम इसको कहा गया, वेन आरेख कहा गया। ये होता क्या है अभी हम आपको बताते हैं कि वेन आरेख होता क्या है। और ये भी ध्यान रख लेना, वेन आरेख, वेन नाम किस वजह से है, तो जॉन वेन नाम के एक तर्कशास्त्री थे, जॉन वेन, ठीक है, जॉन वेन आपके पास में, और जॉन वेन, VENN, वेन, तो उनके नाम पर हमने इसको पढ़ा जाता है वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है, जरा फटाफट इसको जान लें। वेन आरेख होता क्या है, इसको जान लें। देखो, किसी भी समुच्चय को, जैसे सपोज कर लो, मैं बड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा कि सपोज कर लो हमारे पास कोई एक समुच्चय 1, 2 एंड 3, मैंने छोटा ही ले लिया, एक समुच्चय ले लिया 1, 2, 3। तो इसको अगर हम चित्र के माध्यम से दर्शाएं, कि इसको हम एक ऐसा डायग्राम बना के दिखाएं जिसमें ये दिखाई दे, तो क्या होगा, तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है जिसको हम वेन डायग्राम से दिखाते हैं। लेकिन वेन डायग्राम से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक था कि सार्वत्रिक, ठीक है ना, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ाया था ना मैंने, और भी पिछली एक्सरसाइज में करवा के आए, जिसको मैं कहता था गॉड ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का भगवान। यूनिवर्सल अंग्रेजी में कहते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स, यूनिवर्सल सेट। ये एक ऐसा सेट है, दुनिया में जितने भी समुच्चय होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, वो सब इसके उप समुच्चय होते हैं। ये अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेता है जैसा सेट सामने आता है। मैंने ये बहुत अच्छे से चर्चा की है पिछली वीडियो में। तो जैसे ये A है, तो इसके लिए अगर मैं U कहूं, तो U मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब चाहे एक या दो ही एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, 10 तक भी लिख सकते थे। तो U आपके पास में, यानी कि यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक
समुच्चय को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना, आपके पास में। तो यू जो है, इस समुच्चय के लिए हम यू को 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने में एक आयत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एक आयत का प्रयोग किया जाता है। ये आयत होता क्या है, आयत बेसिकली ये यू ही होता है हमारा। यू का मतलब ये आपका सार्वत्रिक एक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है तो ये कंफर्म है, हम बात बता चुके हैं, क्योंकि जितने भी समुच्चय होंगे इसके अंदर ही होंगे। तो यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के अंदर लिखते हैं, और जो समुच्चय फिर हम दिखाते हैं इन बिटवीन, जो भी इसके बीच में, वो एक वृत्त के रूप में हम इस तरीके से दिखाते हैं एक समुच्चय को। जैसे इसके अंदर ये यू, आपका यू हो गया और ये आपका ए हो गया। ये कहा जा सकता है जैसे इस एग्जांपल के अंदर के 1 2 और 3 तो इसके अंदर हैं, बाकी 4 5 इसमें कहीं ना कहीं बाहर होंगे, 4 और 5। तो ये वेन डायग्राम हो गया इसका ए का, ये ए का वेन डायग्राम है, ये सेट ए का वेन डायग्राम है। बात समझ पा रहे हो? इसके अंदर मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि यूनिवर्सल सेट के ही अंदर हमें गोल हिस्से में हमें जो सेट बनाना है, इससे ये भी प्रदर्शित होता है कि यूनिवर्सल जो आपके पास में ये आयत है, यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक समुच्चय है, हमने इसके अंदर ही ए को लिखा है, ये ए को इसके अंदर लिखा है। इसका मतलब क्या है, अंदर लिखने का मतलब ये है कि जो ए है वो उप समुच्चय है यू का। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है कि जो हमारा यू होता है यूनिवर्सल सेट, उसका सब उप समुच्चय होता है। तो इतना थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। और अगर कभी ऐसा है, देखिए हमारे पास में सपोज कर लो कि a इज इक्वल टू, हमने यही एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 एंड 3, और कोई b दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, और वो एग्जांपल है सपोज कर लो 1 एंड 2, है ना। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि b जो है वो सबसेट है a का। तो इसको कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे? वेन डायग्राम में दिखाने के लिए बहुत सारी बातें अभी इस चैप्टर में आगे होंगी, एकदम से चीजें समझ में आ जाए तो भाई, अगर नहीं आ रही होंगी तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले नहीं हो, हम भी ऐसे ही थे, आप भी, और सब बच्चों के साथ में यही होता है। लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो अगर हम लोगों को बी सबसेट है ए का, इसको वेन डायग्राम में दिखाना, तो फिर वही करेंगे, क्योंकि बिना भगवान के तो दुनिया बनती नहीं है ना। तो हमारे पास में हम इसके कोने पे, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, यू हो गया, और इसके लिए यू का काम कौन कर जाएगा? इसको कह लो यू बन जाएगा इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5 तक काम कर लो बस सिर्फ, है ना। तो अगर हम लोग कहें हमारे पास कि ये ए है, ठीक है, क्योंकि ए जो है, बी जो है ए का सबसेट है, तो बी इसके अंदर होगा कहीं। ये आपका ए है और अंदर इसके बी है। बी के अंदर अवयव है 1 और 2, ठीक है, और फिर बाकी बचा हुआ एक हिस्सा अलग से बच रहा है, वो 3 कहीं ना कहीं बाहर होगा, और जो 4 और 5 होंगे कहीं ना कहीं 4 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। तो ये जो दिखा रहा है आपके पास में, ये जो वेन डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए जब बी सबसेट होगा ए का। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। अच्छा, लगभग कुछ प्रतिशत आपको समझ में आएगा, इतनी उम्मीद करता हूँ। तो जैसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं जो चीज़ आपको लिखने लायक लग रही है। तो जैसे मैंने कहा आपके सामने, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके सामने कि एक वी सेट लेता हूं, जो कि सेट है AEIOU। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, और इसके लिए यू का काम कौन कर जाएगा फिर, क्योंकि यू चाहिए जरूर। तो इसके लिए यू का काम कर जाएगा ABCD, इसी तरीके से कहाँ तक का, हमारा Z तक की हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो जब एक वेन डायग्राम इसका बनाएंगे हम इस V के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कोने पे इसका U, यानी कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ABCD सब है, और V कहीं ना कहीं इसके अंदर ही होगा। एक सर्कल बना लेंगे, और इस सर्कल के अंदर A होगा, E होगा, I होगा, O होगा, U होगा। बात समझ रहे हो? ये सेट कौन सा है? ये V सेट है हमारा, कैपिटल V सेट है। और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक V के अंदर नहीं आते, इसमें जितने बचेंगे, जैसे इसमें B बचेगा कहीं ना कहीं, इसमें C बच जाएगा, इसमें D भी बच जाएगा, E इसमें आ गया, F इसमें बच जाएगा, G इसमें बच जाएगा, H इसमें बच जाएगा, I इसमें आ गया,
जे इसमें बच जाएगा, के इसमें हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ इसके अंदर आ गया, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपके पास में, है ना। ऐसे ही जेड तक सब बन जाएंगे इसमें। और यानी कहने की बात जो अवयव उस सेट के हैं वो उसमें दिखाए जाएंगे, बाकी सब अवयव भगवान भरोसे रहेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, ओके। तो ये वेन डायग्राम का एक बड़ा छोटा सा एक परिचय था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी डिटेल में भी जाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अब इसके बाद जो जरूरी पोर्शन शुरू होता है उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो है समुच्चयों की संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन द सेट्स। ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं समुच्चयों पर। ठीक है, समुच्चयों पर आपके पास में संक्रियाएं। संक्रियाएं एक हिंदी का शब्द है, आप कहोगे सर इतना कठिन शब्द है, लेकिन इंग्लिश में याद रखो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन द सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। देखो मतलब क्या है, ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं, संक्रियाएं आपने पढ़ी हैं। जैसे हम लोग संख्याओं की बात करें, हमने संख्याएं पढ़ी हैं, बचपन से अंगणित पढ़ते आ रहे हैं। संख्याओं में हमने जो संक्रियाएं पढ़ी हैं, ठीक है, ऑपरेशंस पढ़े हैं, वो पढ़ी हैं। जैसे आपने प्लस पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, गुणा पढ़ी है, भाग पढ़ी है, तो ये ऑपरेशंस हैं। और भी पढ़ी हैं आपने बहुत सारे ऑपरेशंस, लेकिन मुख्यतः 4 होते हैं संख्याओं पर, कि जैसे 2 संख्याओं को हमें जोड़ना है, ठीक है, तो हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। 2 संख्याओं की गुणा करनी है तो एक संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगर आपको 2 संख्याओं को घटाना है तो एक संख्या प्राप्त हो रही, कुछ भी। तो ये सब जो है दीज आर संक्रियाएं, ऑपरेशंस हैं। ये क्या है, ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब समुच्चय की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि जब 2 सेट्स को आपस में कुछ इनके बीच में संक्रिया लगाई जाएगी तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। जैसे यहाँ 2 संख्याओं में एक जोग कर रहे थे तो क्या आ रहा था, घटा रहे थे तो कुछ आ रहा था, भाग कर रहे थे तो कुछ आ रहा था। ऐसे ही जब 2 सेट हम लेकर के चलेंगे और इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, एनी ऑपरेशन, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा उस संबंध में हमें बातें करनी है। तो ऑपरेशंस को लेकर के जो बात है हमारे मुख्यतः इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, मुख्यतः चैप्टर क्या, समुच्चयों को लेकर के 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे नंबर 1 होता है समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, सम्मिलन हिंदी में थोड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन मैंने कहा था आप लोग क्लास 11th में आए हो तो अंग्रेजी में बहुत विशेष ध्यान देना है, सभी टर्म्स को याद रखना है। तो अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है आपके पास में, कि अभी बताएंगे, लेकिन एक चीज और समझ लें, इसमें दूसरा जो संक्रिया होती है वो होती है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। आप कहोगे सर बड़े कठिन वर्ड हैं, अंग्रेजी में ध्यान रख लो, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं। एक संक्रिया और आती है हमारी तीसरे नंबर पे, वो है समुच्चयों का अंतर, ये है ना, समुच्चयों का अंतर, ठीक है ना, आपके पास में समुच्चयों का, ठीक है, समुच्चयों, है ना, आपके पास में समुच्चयों का अंतर, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिफरेंस ऑफ, ठीक है नहीं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बारी बारी से एक एक को उठाएंगे, एक एक के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और इस वीडियो में बस इतनी ही चर्चा होनी है, फिर कुछ एग्जांपल्स और फिर आपका इंट्रोडक्शन फिनिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं समुच्चयों का सम्मिलन, मिक्स नहीं करेंगे ना एक दूसरे को, फिर बाद में कंपेयर करेंगे जब सब सीख लेंगे
उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या क्या था। तो एक बार पहले एक एक को जानना जरूरी है कि होता क्या है। तो चलिए समुच्चयों का सम्मिलन को पहले हम बात कर रहे हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और समुच्चयों के सम्मिलन को एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल से बात करता है कि अगर सपोज कर लो कि ए मेरे पास कोई समुच्चय है, वो 1 2 एंड 3 है, और एक दूसरा समुच्चय बी है और मेरे पास में ये कर लो कि 4 एंड 5 है, तो मुझे दो समुच्चयों का सम्मिलन करना है, यूनियन करना है। तो ध्यान देना है, सम्मिलन यूनियन, जैसे हम लोग जोड़ को प्लस से लिखते हैं, घटाने को माइनस से लिखते हैं, तो सम्मिलन यूनियन का निशान जो होता है वो यू टाइप इस तरीके से होता है, यू। ठीक है, आपके पास में क्लियर है। यूनिवर्सल सेट में ऐसे दो डंडी लगा सकते हो आप। यूनिवर्सल सेट का संकेत भी यू था, यूनिवर्सल सेट जो होता है, लेकिन इसमें अलग करने के लिए आप इसके अंदर यहां दो डंडी लगाते हो तो यू बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सामान्यतः अगर ये डंडी नहीं लगा रहे इसके ऊपर ये वाली, तो ये इस तरीके की आकृति, क्योंकि भाई मशीन तो नहीं हो, तो ये जो आकृति है इस तरीके की, ये आपकी यूनियन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जैसे मुझे एक सेट दिया था ए और दूसरा सेट दिया था बी, और मेरे को निकालना है कि ए यूनियन बी निकालना है, मतलब इन दोनों का सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन करने का मतलब ये होता, बड़ा आसान और सिंपल चीज है कि इनके सभी अवयवों को सम्मिलित करके लिख देना है, यूनियन कर देनी है, एकता इनकी। यूनियन मतलब जैसे मजदूर यूनियन होती है, एक जगह इकट्ठा कर देना होता है, तो इसी तरीके से इनको इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 2 3 4 और 5। चेक कर लो, इसका 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी। ऐसा भी हो सकता था कि सपोज कर लो कि ये सेट यहां पे 3 4 5 से शुरू होता, तब भी इसका यूनियन यही आता। 1 1 2 2 3 3 3 यहां भी है, तो आपको पता 3 दो बार नहीं लिखा जाएगा किसी भी समुच्चय के अंदर। 3 जो है, कोई भी अवयव दो बार रिपीट नहीं होता, तो इस 3 को 3 यहां भी है यहां भी है, तो वो एक ही जगह लिखा जाएगा। तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है हमारा, यूनियन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना, आपके पास में। अब यूनियन को लेकर के एक दो बात हम करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। एक उदाहरण दिया है आपकी किताब में, उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 12 अगर आप एनसीईआरटी किताब में देखोगे, उस कह रहा है कि मान लीजिए, उसने कहा है कि मान लीजिए, मान लिया भाई, मान लीजिए, ठीक है, किताब उठा ले जरा, कि अगर ए हमारे पास में, वैसे मैं कर चुका ऊपर, ए हमारे पास में 2 4 6 एंड 8 है, ठीक है, और बेटा बी जो है, बी जो दिया है वो इन्होंने एनसीईआरटी में दिया है 6 8 और 10 और 12, ठीक है। तो हम लोगों को ए यूनियन बी का मान बताना है, का मान, ठीक है, मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो ऊपर मैंने कर दिया, आप लोग कर लोगे आराम से कि ए यूनियन बी शुड बी इक्वल, आपके पास में वो होगा, ठीक है, इनके सारे एलिमेंट्स इकट्ठे लिखने के, जैसे 2 4 6 8, ए के सारे आ गए, बी के लिखो 6 पहले ही आ चुका है, 8 पहले ही आ चुका है, तो केवल आगे 10 और 12, मतलब जो कॉमन है वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जो दोनों जगह हैं उनको छोड़ करके सारे आ जाएंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी आ गया, यानी कि आपके पास में समुच्चयों का सम्मिलन हो गया, यानी कि ये कहेंगे कि ए और बी का सम्मिलन है ये आपके पास में। बात समझ में आ रही है। अब एक एग्जाम्पल और दिया है इन्होंने, उदाहरण नंबर आपके पास में, उदाहरण नंबर 13, अगर उसको ध्यान दें, उसमें कहा है कि अगर ए हमारे पास में है, ए हमारे पास में है, कितना है, ए बी सी डी, ए ई आई ओ और यू, है ना, और इन्होंने कहा है बी जो है, और हमारे पास में बेटा बी जो है वो दिया है इन्होंने ए आई और यू, है ना, आपके पास में। तो दर्शाइए कि, उसने कहा कि दर्शाना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, कि जो ए यूनियन बी है वो हमेशा बराबर है ए के, वो बराबर है ए के। तो ये प्रूव करना है, ऐसा प्रूव करना पड़ जाए तो बड़ा आसानी से करेंगे। यहाँ से आप लोग, मुझे लिखने में दिक्कत होगी नीचे, तो बोर्ड जब ऊपर खाली है तो यहाँ लिख लेंगे स्टार बना करके, ठीक है, यहाँ से। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब है कि जो सेट होते हैं हमारे पास में, जो समुच्चय हैं आपके कौन से, ए और ये बी, इनका सम्मिलन करना है। यानी कि देखिए ए के अवयव ए ई आई ओ यू, ये तो आगे हमारे किसके, ए के। फिर आगे है बी के, जो है ए है, आई है, यू है। ए आई और यू ऑलरेडी है ही है हमारे पास, है ना, ए आई ओ यू ऑलरेडी है ही हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है ना, तो आपका जो ए यूनियन बी आया बेटा, वो आ गया ए ई आई ओ यू, क्योंकि आपको पता है ए ई आई ओ यू ऑलरेडी इसके अंदर पहले से था ही। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा ए यूनियन बी था, है ना, ए यूनियन बी था। तो ए यूनियन बी जो है अगर देखा जाए, ये तो ए ही है, चेक कर लो, चेक कर लो, ये तो ए ही है ना, ए ही तो दिया था ये। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल और है जिसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, तो उसके लिए मैं वीडियो थोड़ा पॉज करूँगा, तो एक बार राइटिंग कर दूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा मैं इसको। चलिए, अब आपकी स्क्रीन में बेटा एक एग्जाम्पल है, 14 एग्जाम्पल है, और जो कहानी बहुत तगड़ी लिखी है, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे मान लीजिए कि एक्स एक समुच्चय है जिसमें राम, सीता और अकबर, ठीक है ना, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है। यानी कि जो एक्स है, एक्स जो समुच्चय है, मैं इसी को पहले क्लियर कर रहा हूं, जिसमें राम है, सीता है, ठीक है, और अकबर है, ठीक है ना, आपके पास में ये एक सेट है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं ये। और ये जो सेट है ये किसका सेट है, ये हॉकी टीम का है। किसका है, हॉकी टीम, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, और कह रहा मान लीजिए कि वाई जो सेट है, एक वाई सेट है दूसरा, है ना, जिसके अंदर बच्चे कितने हैं, एक गीता है, ठीक है, और एक हमारा डेविड है, ठीक है, और एक हमारा अशोक है। ये 3 बच्चे हैं, ये वाई सेट है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। तो ये जो सेट है ये है फुटबॉल टीम का, फुटबॉल टीम में, ठीक है, ओके। भाई साहब कह रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई, यानी कि हमें एक्स और वाई का यूनियन करना है, बड़ा आसान है, ज्ञात करो और समुच्चय जो निकल करके समुच्चय आएगा उसकी व्याख्या करो। देखो व्याख्या कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब इनके यूनियन करूंगा तो सारे बच्चे एक ही सेट में चले जाएंगे, यानी कि आपके पास में राम, ठीक है, सीता, ठीक है, अकबर, ओके, और आपकी फिर गीता आ जाएगी इसी में, फुटबॉल वाले भी इसी टीम में आ जाएंगे, इसी सेट में आ जाएंगे। फिर आपका डेविड आ जाएगा, ठीक है, और आपका अशोक आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेट बना है बेसिकली ये क्या बन गया, ये हॉकी और फुटबॉल टीम का यूनियन, हॉकी और फुटबॉल टीम का सम्मिलन वाला सेट है, जिसमें हॉकी खेलने वाले भी हैं और फुटबॉल खेलने वाले भी हैं। तो ये है। अब व्याख्या की बात ऐसी है आपके पास में कि अगर हम देखें कि राम, सीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक, ये कहां से आए हैं, ये या तो एक्स का अवयव है या फिर ये वाई का अवयव है, ठीक है ना, या तो वो इसमें है या वो इसमें, तभी तो इसमें आया। तो एक डेफिनेशन तैयार होती है यहाँ से जो बहुत जरूरी है, और उस डेफिनेशन को याद रखना, ये परिभाषा बहुत जरूरी है। वो परिभाषा क्या है, वो परिभाषा डिसाइड करती है आपके पास में ए यूनियन बी को डिफाइन करती है। वो कि जो ए यूनियन बी है, अगर हम इसी में बात करें कि जो एक्स यूनियन वाई है वो कैसा है, उसको अगर मैं सेट बना के लिखूं, वो ऐसा सेट है कि एक्स यूनियन वाई के अंदर आने वाले एक्स टाइप के एलिमेंट, मतलब जैसे समुच्चय निर्माण विधि में जहां, ठीक है ना, आपके पास में जहां एक्स किसका अवयव है, ए का है, देख लो आप, अगर एक्स यूनियन वाई के अंदर इस सेट के अंदर कोई अवयव एक्स है तो ये कंफर्म है या तो वो ए में से आया है या वो किस में से आया है, या वो बी में से आया है। अगर वो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो तो वो इसमें कभी आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना। अब बात करो, जैसे गीता है, सीता है, सीता आपकी एक्स यूनियन वाई के अंदर है,
इसका मतलब क्या है, सीता या तो एक्स में से आई होगी या वाई में से। सीता या तो हॉकी खेलती होगी या फुटबॉल खेलती होगी, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हमारा अकबर है ना आपके पास में, ऐसे गीता है, गीता क्या है, गीता फुटबॉल खेलती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर आने वाले जितने भी अवयव हैं वो इन दोनों सेट्स में से ही आएंगे, या तो इसमें से आएंगे या फिर इसमें से आएंगे। या शब्द का ध्यान रखना है, ये या जो है बहुत ही जरूरी शब्द है। अगर मैं कभी आपके सामने लिखूं कि एक्स यूनियन वाई जो है आपके पास में एक ऐसा बन गया, राम है, ठीक है, सीता है, ठीक है, अकबर है, फिर आपकी गीता है और डेविड है, ठीक है, और अशोक है। मैं एक और ऐड कर लेता हूं यहां ऐसे ही तुक्के से ही, रानी है, ठीक है, एक और मैंने ऐड कर लिया, रानी। तो आप मुझे बताओ ये रानी जो आया है, ये जो रानी आया है, क्या इसमें रानी आ सकता है क्या कहीं? नहीं आ सकता, क्योंकि रानी ना तो ए में है, ना तो एक्स में है, ना वाई में है। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो सरासर गलत बात है, रानी इसके अंदर कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो वो हॉकी खेलती है ना वो फुटबॉल खेलती है। तो डेफिनेशन जो तैयार हुई है, डेफिनेशन यही तैयार हुई है जो मैंने लिख दिया आपके सामने। इसको नोट बना के लिखेंगे कि हमारे पास में कि ए यूनियन बी जो होता है, कि डेफिनेशन याद रखेंगे कि दो समुच्चयों, ठीक है, समुच्चयों ए तथा बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा, सम्मिलन समुच्चय होगा, यूनियन सेट होगा, ठीक है, समुच्चय जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी इस प्रकार होगा, ए यूनियन बी इस प्रकार होगा। एक डेफिनेशन, गणितीय डेफिनेशन बना रहे हैं कि ए यूनियन बी हमेशा एक सेट होगा जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट आता है तो ध्यान रखना है कि एक्स जो है ए में से है या फिर, ठीक है ना, आपके पास में एक्स जो है वो किस में से है, बी में से है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्स ए में से है या फिर एक्स बी में से है, ठीक है। अब साथ ही साथ एक बात और जान लो कि यहीं पे बता देता हूं आपको कि ए यूनियन बी का अगर हम वेन आरेख बनाएं, वेन आरेख मतलब जो अभी सबसे शुरू में समझाया था, वेन डायग्राम बताएं, तो कैसे बनाएंगे? आपको पता है इसको एक आयत में दिखाना पड़ेगा, एक आयत में दिखाना पड़ेगा, और ये आयत जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो और एक ए है और एक बी है, सपोज कर लो आपस में एक दूसरे का, क्योंकि वो सब सेट तो नहीं है एक दूसरे के, तो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारा ए है, इधर वाला ये हमारा बी है, ठीक है। तो ये अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो मुझे ए और बी के सारे अवयव लेने पड़ेंगे, तो मतलब ए और बी के दोनों हिस्सों को हमें रंगना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ तो एक क्लियर करके दिखाता हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस इसको मैं रफ कर रहा हूं और वेन डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं मैं, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपकी बात करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज कर लो कि ए हमारे पास में है, ए आई ओ और यू और ई, है ना, यहाँ पे ई लो, आई बाद में लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और बी मैंने लिया है आपके पास में ए ई और यू, सपोज कर लो मेरे को ए यूनियन बी लिखना है, वो आ जाएगा, सीधी बात है, वो ए, एग्जाम्पल गलत ले लिया यार, इससे तुम कंफ्यूज जाओगे, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 ए हमने ले लेते हैं कि 1 2 एंड 3, वो तो उससे भी जाता, थोड़ा सा वेन डायग्राम थोड़ा अलग बनता, जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बनता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी में लिख रहा हूँ, सपोज कर लो 3 4 एंड 5, तो इसका वेन डायग्राम बनाना है दोनों का, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 और 4 एंड 5, ये तो होगा। तो जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम के अंदर आपको पता है कि यू हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और यू हम मान लेते हैं, यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 तक रख लो, है ना। तो हम लोग पहले ए बना लेते हैं इसके अंदर, और हम लोग बी बना लेते हैं, क्योंकि देखो अगर एक दूसरे को ये काटेंगे, वेन डायग्राम के अंदर ये सेट ए है,
ये सेट बी है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, देखो कुछ हिस्सा इनमें कॉमन है। वो कब होगा, देखो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, कुछ हिस्सा कॉमन है, तो इसलिए हम इसको काट देंगे। अगर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो फिर ऐसा बनेगा, यानी कि अगर कॉमन है कुछ दोनों में, अगर दोनों में कॉमन नहीं होता तो फिर उनको ऐसे बनाते, फिर हम ऐसे, सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे तो दूर दूर बना देते हैं, चश्मा टाइप। तो अब जरा इसके अवयवों को दिखाते हैं। तो ए में कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। और बी में कितना है आपके पास में, देखो 3 जो है वो इसमें भी है, तो 3 जो है यहाँ लिखो, सही मायने में तो यहाँ लिखो, क्योंकि 3 इसमें भी हो जाएगा, 3 बी में भी हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे आप 5 लिख लो। और बाहर जो हमारे पास हमने 6 7 है, सपोज करो 6 यहाँ है और 7 कहीं यहाँ पे है, तो ये वेन डायग्राम है। लेकिन हमें दिखाना ए यूनियन बी कहाँ है, तो ए यूनियन बी का मतलब 1 2 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो वो इस हिस्से में आ रहा है जो घेरे वाले हैं। तो हम इनको कुछ पेंसिल से थोड़ा डार्क कर देंगे या लाइनिंग खींच देंगे, तो ये जो एरिया जिसमें हमने लाइन बनाई है, ये एरिया आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखना भाई, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे ऑपरेशन यानी कि दूसरी संक्रिया की तरफ। अच्छा नहीं, हाँ, तो अब कुछ नियम है इसको लेकर के, यूनियन को लेकर के कुछ नियम है। यूनियन आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी का यूनियन कैसे निकालते हैं, उसको लेकर के कुछ नियम है, उन नियमों को जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि ए और बी जो है, इनका जो यूनियन होता है वो होता है एक्स इज दैट एक्स ए में है, या फिर एक्स किस में से आता है, बी में से आता है ना, तभी तो वो ए यूनियन बी में से आएगा आपके पास में, ठीक है। तो अब कुछ नियम है, जैसे हम लोग छोटी क्लास में संख्याओं को लेकर के पढ़ते थे कि संख्याओं का क्रम विनिमय नियम होता है, योग का, जोड़ने का, घटाने का, कुछ नियम होते थे। तो इसमें भी एक नियम है। सबसे पहला नियम जो हम बात करते हैं वो नियम क्या है, उसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम, इनको थोड़ा याद रखना है, बाकी मैं बता के छोड़ रहा हूँ, जब आगे यूज होंगे जिंदगी में तब आपको काम याद आ जाएगा कि यहाँ पढ़ाया था, लेकिन समझ के चलें इसको भी। क्रम विनिमय नियम, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, आपके पास में कॉम्यूटेटिव रूल कह लो उसको, आप क्या कह लो, रूल्स, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रूल, ठीक है। रूल ऐसे तो लिखा जाता है RULE, ठीक है, आपके पास में, हाँ ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है कॉम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमय में ये होता है कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं या बी यूनियन ए निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे किसी सेट का, अगर हमारे पास में सपोज कर लो ये 1,2 है और ये बी हमारे पास में 3,4 है ना आपके पास में, तो ए यूनियन बी निकालो तो मेरे पास ए 1 2 3 4 ही आएगा। या अगर मैं बी यूनियन ए भी निकालूंगा तो बी आपके पास में 3 4 2 1 2 आएगा। और चेक कर लो ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 यहाँ भी है। तो ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आपके पास में क्रम विनिमय नियम। दूसरा होता है आपका, वो होता है एसोसिएटिव यानी कि सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, रूल, है ना, एसोसिएटिव रूल, ठीक है, छोटा सा लिखो उसको, एसोसिएटिव रूल। इसके अंदर 3 समुच्चयों को लेकर के होता है। जैसे संख्याओं में भी होती थी सब चीजें, जैसे संख्याओं में भी होती थी, हम कहते थे कि अगर 3 + 4 है या 4 + 3 है तो ये तो है क्रम विनिमय नियम। और अगर मैं कहूँ कि 3 संख्या ले लूँ कि 2 + 3 कर लूँ और उसमें 4 जोड़ दूं, या 2 पहले 3 + 4 कर लूं, तो ये 3 संख्याओं को ऐसे पहले 2 और 3 को जोड़ लो, बाद में 4 जोड़ लो, या फिर पहले 3 और 4 को जोड़ लो, बाद में 2 जोड़ लो, तो आंसर तो सेम ही आना, फिर भी आपके पास में 9 ही आएगा। तो इस नियम को, जब 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, इसको सहचर्य नियम कहते हैं। ये समुच्चयों के यूनियन के अंदर में भी काम में आता है कि अगर हमारे पास में कि ए यूनियन बी हो आपके पास में, ठीक है ना, ए यूनियन बी हो और उसका यूनियन सी के साथ करें तो हमेशा बराबर होगा कि ए का यूनियन बाद में कर लो और बी यूनियन सी कर लो, तो ये आपका कहलाता है
सैचरी नियम, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। A इज इक्वल टू आप कुछ ले लोगे 1 2 है ना, और B इज इक्वल टू आप कुछ ले लोगे सपोज कर लो 3 4, और C इज इक्वल टू आप ले लो सपोज कर लो 5 6 है ना। तो सबसे पहले आप A यूनियन B निकाल लो। A यूनियन B निकालने का मतलब क्या है कि 1 2 एंड 3 4 है ना, और जो हमारे पास में C आएगा, फिर हम क्या करेंगे A यूनियन B जो निकला है उसका यूनियन हम निकाल लेंगे C के साथ में। तो क्या निकल जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, चेक कर लो है ना। तो यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब ऐसे राइट हैंड साइड अगर निकालें तो यानी क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ। बी यूनियन सी क्या होगा मेरा, इन दोनों का यूनियन के 3 4 और 5 और 6 है ना, और इसका यूनियन निकाल लो बी यूनियन सी का ए के साथ में, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। चेक कर लो ये वाली चीज इसके बराबर है नहीं है, तो ये हमारे पास में इसका कहलाता है साहचर्य नियम। एक और आता है इसके अंदर, और वो होता है तीसरे नंबर पर ए यूनियन। अगर हम फाई करें, इसका नाम लिख दे जरा पहले, बाद में करेंगे। उसको कहते हैं तत्समक, क्या कहते हैं, तत्समक नियम, या फिर एक चीज और करते हैं इसका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इफेक्टलेस हो। तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका यूनियन करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि हम लोग अगर बात करें संख्याओं के मामले में, अगर देखें योग के मामले में, हम देखें कि संख्याओं के योग के मामले में, कि योग की संक्रिया के बारे में बात करें कि अगर मैं 3 में कोई ऐसी संख्या जोड़ूं कि वो 3 ही रह जाए, है कोई संख्या, बिल्कुल है, 0 है। चाहे उसको बाद में जोड़ लो चाहे पहले जोड़ लो, वो 3 ही देगी हमें, है ना। तो ये जो 0 है ये इफेक्टलेस है, एक्चुअली क्या है, ये इफेक्टलेस है, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो 0 है प्लस के सापेक्ष है ना, जोड़ में, ये तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव का काम करती है, 0 है ना, किस क्रिया में, किस संक्रिया में, प्लस में। तो फिर समुच्चयों के यूनियन वाली क्रिया के अंदर, यानी कि यूनियन वाली क्रिया, ये यूनियन ही तो है, ठीक है ना, आपके पास में यूनियन ही तो है। यूनियन वाली क्रिया के अंदर, संक्रिया के अंदर ऐसा कौन सा समुच्चय होगा जो फर्क ना डाले। मैं किसी समुच्चय का यूनियन करूं और वो ए ही मिल जाए, यहाँ पे कौन सा समुच्चय आना चाहिए, वो सिंपल सी बात है फाई। रिक्त समुच्चय के साथ अगर आप संविलीन करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन अगर फाई करोगे तो वो हमेशा ए होगा, या फाई यूनियन ए करोगे तब भी आपका ए ही होगा, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फाई है, ये जो फाई आपका है, फाई जो है ये एक तत्समक अवयव के तरीके से, तत्समक अवयव के तरीके से काम करता है। अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कह देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा इसको, ठीक है, एलिमेंट्स, तो टी एलिमेंट। तो मेरे भाई ये हुआ आपका तत्समक नियम। और एक नियम और होता है इसका फोर्थ, एक नियम और होता है इसका फोर्थ, और वो नियम है, वो नियम कानून है आपका नंबर 4, उसको कहते हैं नियम, कौन सा नियम है भाई, वर्ग सम नियम। आपके पास में क्या होता है, वर्ग सम नियम। अभी सिर्फ इनको लिख के छोड़ दो, वर्ग सम नियम थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ दो, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग सम नियम क्या है कि अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ में ही करूं तो ए ही मिलेगा। एग्जाम्पल करके देख लो आप, ए इज इक्वल टू कुछ लेके देख लोगे 1 2, और ए ही फिर 1 2 भी होगा, और अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ निकालूंगा तो आपका 1 2 ही आएगा, चेक कर लो। तो ये होता है वर्ग सम नियम आपके पास में, ठीक है। और एक होता है यू का नियम, 5th नंबर, यू का नियम। वैसे इनकी जरूरत नहीं थी मुझे बताने की अभी, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के चलना मुझे सही नहीं लग रहा। यू का नियम क्या है कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट वाला है, कि अगर ए का यूनियन में यूनिवर्सल सेट के साथ करता हूं तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ही आएगा।
इसको क्लियर करके देख सकते हैं। सपोज कर लो कि ए एक सेट हमने ले लिया 1 2 एंड 3, और तो यूनिवर्सल सेट इसके सापेक्ष हमने सपोज ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। भाई यूनिवर्सल सेट तो उससे थोड़ा बड़ा ही होगा क्योंकि ए उसी में से तो निकला होगा। तो अगर मैं निकालूंगा ए यूनियन, ये वाला ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो सीधी बात है क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये तो इसके अंदर है ही है पूरा। तो इसको कहते हैं हम यू का नियम। तो ये रही चीजें आपके पास में, यूनिवर्सल लॉ इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और वर्ग सम नियम को इम्पोर्टेंट रूल कहते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि यार कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया तो इसको अभी छोड़ दें, ये नियम वगैरह ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब अप्लाइड करेंगे। ठीक, ओके चलिए। तो आई थिंक दैट्स ऑल ओवर। ये पूरा का पूरा जो बात हुई है वो सर्वनिष्ठ के बारे में, सॉरी किसके बारे में हुई है, सम्मिलन के बारे में हुई है। सम्मिलन यानी कि यूनियन के बारे में हुई है, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हुई है। एक संक्रिया हमने पढ़ी है ये, ठीक है, ये नहीं ये है ना, वो तो यू हो गया ना। तो अब इसकी दूसरी संक्रिया पे बढ़ते हैं, और दूसरी संक्रिया क्या है यूनियन के बारे में, ये दो और बच रही हैं अभी आपके पास में, वो है सर्वनिष्ठ। क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब सर्वनिष्ठ क्या होता है, सम्मिलन पढ़ लिया, सर्वनिष्ठ क्या होता है उसको पढ़ाते हैं अभी। देखिए कि समुच्चयों का ये दूसरी संक्रिया है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ, है ना आपके पास में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसका एक डेफिनेशन तैयार करते हैं। सपोज कर लो ए हमारे पास कोई समुच्चय है जो कि वेग 2 3 और 4 है सपोज कर लो, और बी कोई सेट है मेरे पास में 1 2 3 6 8, ये इस तरीके से है। तो अभी हमने यूनियन करना सीखा था कि सब जो है मिला देते थे एलिमेंट, इसके एलिमेंट इसके एलिमेंट। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, हम इंटरसेक्शन को, जैसे यूनियन को लिखने का तरीका ये होता था, तो इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका ये होगा उल्टा कप। तो ये इस तरीके से है, कप को उल्टा कर दो, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है भाई, ठीक है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि आपके पास में इनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। तो ए सर्वनिष्ठ बी हिंदी में कुछ ज़्यादा हिंदी हो जाएगी, तो अंग्रेजी में अगर ध्यान रखो तो बढ़िया रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो बनेगा इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो भी अवयव दोनों जगह हैं, जो भी इंटरसेक्शन करते हैं, जो भी सर्वनिष्ठ है, उधर भी हैं इधर भी हैं, उनको लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, इसके अलावा कुछ तो और तो नहीं है। तो ये इसका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और इसको हम लोग इसकी दूसरी संक्रिया कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसकी डेफिनेशन भी अभी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, देखिए डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। जैसे अभी हमने जोड़ करके बात करते हैं, जैसे अभी हमने ए यूनियन बी की डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन जो लिखी थी, परिभाषा, वो ये थी कि ए यूनियन बी एक सेट होता है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हो। तो एक्स या तो ए में से आता है, और या फिर वो एक्स किस में आता है, बी में से आता है। इन दोनों में से ए में हो या बी में हो, अगर दोनों में से किसी एक में भी है तो वो यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसका जो हमारे पास में डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स टाइप के अगर एलिमेंट है तो एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का अवयव है। देखो वहां पे हम या इस्तेमाल कर रहे थे शब्द, काम चल जा रहा था कि ए बराबर अगर हमारे पास में 1 2 एंड 3 है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास में 4 3 एंड 5 है, 4 5 एंड 6 है। तो जब हम निकाल रहे थे ए यूनियन बी, तो हमें मिल जा रहा था 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। जैसे इसके अंदर 4 है वो केवल बी में है, ए में नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी में आ गया। बात समझ रहे हो, 4 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, फिर भी ए यूनियन बी में आ गया। लेकिन इस वाले में देखो,
इसमें देखो 1 आ रहा है, 1 तभी इनकी इंटरसेक्शन में आया होगा जब वो दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो इसमें या ना लगा करके यहाँ पे लिखेंगे और। ये कंफर्म है कि x a में भी होगा x b में भी होगा, तब जाके वो इनकी इंटरसेक्शन में आया होगा, तभी तो कॉमन में आया होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? 3 ये जो 2 है, ये 2 अवयव इनकी इंटरसेक्शन में आया है, इनके सर्वनिष्ठ में आया है। वो किस पोजीशन पे आया? वो तभी तो आया जब वो बी में भी था ए में भी था। बात समझ रहे हो? अब अगर मैं बात करूं देखो, इस 6 की बात करो, इस 6 की बात करो। ये 6 आप देख रहे हैं केवल बी में तो है, 6 बी में है लेकिन 6 ए में नहीं है। तो देखो 6 इसमें भी कहीं नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में चाहिए, इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में चाहिए। इस वाले केस में हो सकता था, देखो इस वाले केस में कि जो हमारा 6 है, इस वाले में 6 जो है, ये 6 आपका ए में तो नहीं है ना, 6 जो है वो ए में तो है ही नहीं, लेकिन 6 बी में है, लेकिन फिर भी इनकी यूनियन में 6 आ जा रहा है। चेक कर लो, मतलब दोनों में से किसी एक में भी है तब भी यूनियन में आ जा रहा है। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, बड़ा ही हाई लेवल का गणित पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा आराम से बात करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर कोई अवयव ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो कंफर्म है कि वो ए में भी होगा और वो बी में भी होगा। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन होगी इंटरसेक्शन की, जो कि मैं इधर कोने पे लिख दे रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर होगा एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो ए में से होगा, और तथा लगा लो या और लगा लो, और आपके पास में बी में से होगा। देखो कितना बारीक अंतर है दोनों डेफिनेशंस के अंदर, कितना बारीक अंतर है। यहाँ पे या शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे और शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। तो या और के बदल जाने से कितना बड़ा फर्क पैदा हो रहा। तो इस चीजों को ही कहते हैं रियल मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर फटाफट इस इंट्रोडक्शन को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं? 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 15 एनसीईआरटी का, समझाते हैं इसको। इसने कहा कि उदाहरण नंबर 12 के रेफरेंस को ही लेना है। उदाहरण नंबर 12 में जो हमने लिया था ना, उदाहरण नंबर 12 पीछे था, उसने कहा था कि ए बराबर हमारे पास में है 2, 4, 6 एंड 8, और बेटे बी जो है मेरे पास में वो था 6, 8 एंड 10 एंड 12। ठीक है, आपके पास में एक चीज छोड़ दी मैंने यार, एक चीज मेरे से छूट गई इसकी परिभाषा बनाते समय, वेन डायग्राम। कोई बात नहीं, वेन डायग्राम भी बना के भी दिखा देंगे, गए थोड़ा ही कहीं। तो हम लोगों को इसके अंदर ए यूनियन बी तो हमने निकाला था 12वें एग्जाम्पल में, ये तो किया था हमने उदाहरण नंबर 12 में। ठीक है, लेकिन इसको नहीं करना ना, इसको नहीं करना ना, हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का मतलब वो सभी एलिमेंट जो दोनों में है। 2 है इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 6 है कि 6 इसमें भी है इसमें भी, तो 6 आ जाएगा। 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है तो 8 आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया है ना, ये आ गया आपका। देखो 6 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, 8 ए में भी है बी में भी है, तब जाके इनके इंटरसेक्शन में वो हमें मिला है। जरा कैमरा एक बार चेक कर लूँ यार, मेरी इतनी मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, ठीक चल रहा है सब, बहुत बढ़िया से चल रहा है। ओके ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल नंबर की बात करी है, उदाहरण नंबर करी है बात 16 में, और उदाहरण नंबर 16 में हमें रेफरेंस लेना है जो हमने 14वां एग्जाम्पल किया था। एक्स हमारा एक समुच्चय था वहां पर, आप एनसीईआरटी किताबें पास में रखें तो मजा आ जाएगा आपका। एक्स हमने एक समुच्चय लिया था जो कि था राम था उसमें, और गीता थी, गीता, और आपका अकबर था। ठीक है, आपके पास में दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो था ये हॉकी खेलने वालों का सेट था, हॉकी वालों का सेट था, ये हॉकी खेल। ठीक है, ये जो सेट था वो हॉकी वालों का था जो हॉकी खेलते हैं। एक वही दूसरा सेट था जिसके अंदर हमारे पास में गीता थी,
ठीक है ना, आपके पास में, और डेविड था, और साथ में हमारा एक भाई था अशोक, अशोक डिंडा, कोई बात नहीं, अशोक हो गया। और ये जो सेट था, ये सेट था हमारा फुटबॉल वाला, ये ना, हाँ क्या था, फुटबॉल वाला, फुटबॉल खेलने वाला। तो अब इसके बारे में क्या कह रहा है वो, हाँ, तो अब कह रहा है दोनों के उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो ऐसी x इंटरसेक्शन y का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसी लड़की कौन सी है, ऐसी लड़की कौन सी है मेरे भाई, ठीक है ना, पहले भी थोड़ी ना, राम गीता, हाँ, और गीता यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, हाँ हमने किया है। तो ऐसी लड़की कौन सी है जो हॉकी भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है, यानी कि इंटरसेक्शन, वो गीता है। तो यहाँ गीता आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी, गीता। ठीक है, ये आ गया आपका गीता वाला सिस्टम। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 17, एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 17, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 बड़ा हाई लेवल का गणित हो रहा है भाई। मान लीजिए इन्होंने कहा है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि जो ए है, ए जो है वो सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 और फिर 9 है, वो 10 है, बहुत बढ़िया। और जो बी एक सेट है, और करके दिया है मेरे भाई, और बी एक सेट है जिसके अंदर अवयव हैं 2, 3, 5, ठीक है ना, आपके पास में, और 7 भी है, और 7 भी है। ठीक है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बता दो। तो क्या है इंटरसेक्शन बी, और साथ ही कह रहा है सिद्ध भी, ये भी सिद्ध कर दो कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर होगा। तो हो ही जाएगा, जब पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है। ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, और कोई कॉमन नहीं है क्योंकि इसके सारे कवर हो गए। तो 2 3 5 7 ये इसका इंटरसेक्शन आया। और अगर आप देखें ध्यान से तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ही तो बी है, तो ये बी के भी बराबर आ गया। चेक कर लो। थोड़ा मुझे लग रहा है स्पीड में तेज लेकर के इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इन चीज़ों में स्पीड बढ़ाई जा सकती है यार, इतना विश्वास तो तुम्हारे पे हो ही सकता है। अब एक चीज़ और समझ लो, डेफिनेशन में इसकी बता चुका हूँ ऑलरेडी इधर की तरफ, बस इसका एक वेन डायग्राम देख लो कि वेन डायग्राम क्या होता है, किसका, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, वेन आरेख। देखो अगर हमारे पास में वेन आरेख बनाए हम, वेन आरेख बनाए हम, कोने पे इसका यू ही होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर दो समुच्चयों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है तो हमारे पास इस तरीके से, ये ए है, ये बी है। जैसे इसी में ले लो आप, इसी के अंदर ले लो आप कि ये ए है और ये बी है, इनके दोनों का जो कॉमन हिस्सा है वो कितना है, ये 2 3 4 5, 2 3 5 7। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दिखाएगा आपके इंटरसेक्शन को, जो मैंने आपका डार्क कर दिया है, चौक घिस दी है बढ़िया से। ये जो हिस्सा है आपके पास में, तो इसको आप दिखा भी सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, एरो बना के दिखा रहा हूं मैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस आप ऐसे महसूस करेंगे, कुछ केसेस आप ऐसे महसूस करेंगे बेटा कि जिनके अंदर, एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ फिर बात करता हूँ, फिर आपको एक नई चीज बताऊंगा मैं, कि अगर हमारे पास कोई एक सेट आ जाएगा 1 और 2 आ गया, और बी कोई सेट है आपके पास में 3 और 4 है, तब कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। यूनियन तो निकल जाएगा आराम से, यूनियन में तो आ जाएगा 1 2 3 4, लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इनका इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय आएगा 5। और अगर अगर इसको याद रखें, यदि, ध्यान रखना इसको, ये सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, यदि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी 5 आ जाए, मतलब दो समुच्चयों के अंदर कुछ भी चीज कॉमन ना आए, तो याद रखना है, तो ए तथा बी, ए तथा बी असंयुक्त, असंयुक्त
इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसजॉइंट। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट। ठीक है। सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स यानी कि असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय कहलाते हैं मतलब जिनके अंदर कुछ भी अवयव कॉमन ना हो तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और फिर उनका वेन डायग्राम कैसा बनता है? वेन डायग्राम ऐसा बनता है, कोने पे यू है तो ये ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये आपस में कुछ हिस्सा नहीं काटेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आएगा और रिक्त समुच्चय आएगा। कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो रिक्त समुच्चय आपका आ जाएगा। तो इस संबंध में कुछ नियम इसके भी हैं, उनको भी जरा फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी लास्ट संक्रिया अंतर को लेकर के करेंगे और फिर अंतर लेने के बाद में आसानी से हम इंट्रोडक्शन को कवर कर देंगे। ठीक है आपके पास में। चलिए, जैसे हमारे पास सर्वनिष्ठ के कुछ नियम हैं, सर्वनिष्ठ, ठीक है, सर्वनिष्ठ के सर्वनिष्ठ संक्रिया, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुण धर्म, इनको वेरीफाई कर लेना अपने आप को, दिक्कत नहीं है। तो जैसे पहला है आपके पास में कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में करो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग, अभी कहा था हमने, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, ठीक है, नियम। और अंग्रेजी में इसको कॉम्यूटेटिव है ना, कॉम्यूटेटिव रूल कहते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रूल। ओके, करके भी देख सकते हो आप। ए बराबर कुछ ले लोगे, ये वेरीफाई कर सकते हो आप। ए बराबर कुछ ले लो, है ना, बी बराबर कुछ ले लो और फिर उनका इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देख लो और फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल के देख लो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर आएगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं इसको। दूसरा, ये पहला नियम था। दूसरा नियम होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हो और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कर लें बाद में ए का करें। इसको हम लोग कहते हैं, अभी मैंने समझाया था यूनियन के अंदर भी, इसको कहते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, और सहचर्य नियम का भी प्रूफ कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटिव। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव रूल कह लो या लॉ कह लो आपके पास में। इसको भी आप प्रूफ आसानी से करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बराबर सपोज कर लो 1,2 है और बी बराबर आपके पास 2,3 है और सी बराबर आपका 3,4 है, तो अगर मैं पहले ये वाला हिस्सा निकालूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो मेरे भाई क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। और फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन में सी के साथ निकालूं, देखो इन 2 और इसमें क्या कॉमन है? 5 आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं, डिसजॉइंट हो जाएंगे। देख लो, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में इंटरसेक्शन करना है किसका? सी का, तो सी और इसमें क्या कॉमन है? नथिंग, 5 आ गया। ऐसे ही अगर मैं कर लूं पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लूं तो बी इंटरसेक्शन सी में मेरा दिख रहा है 3 आ जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन फिर मैं किसके साथ कर लूं? ए के साथ कर लूं। ठीक है आपके पास में, तो आप देखो इस सेट का इंटरसेक्शन जब ए के साथ करूंगा कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये भी 5 आ गया। तो दोनों 5 के बराबर है, तो ये नियम कहलाता है सहचर्य नियम। इसको इतना करके आप छोड़ देंगे। थर्ड में आपके पास में होता है, थर्ड में क्या होता है? वही है तत्समक। ठीक है, एक अगर 5 का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करते हैं तो 5 ही आता है, और ये भी याद रखना है। और अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन में ए के साथ में करता हूं तो ए ही आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो रिक्त ही तो आएगा। मैं अगर ये मेरे पास में ए है और 5 एक सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा 5 की, तो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 ही है। इनमें कॉमन क्या है बताओ? इनमें कॉमन तो 5 ही है, कुछ है क्या? हाँ,
और अगर यूनियन जैसे मैं इसका यूनिवर्सल सेट के साथ वेरीफाई करूँ, यूनिवर्सल सेट सपोज कर लो ये ए है तो इसका यू हमने मान लिया 1 2 एंड 3 ले लिया, ए का अवयव ज्यादा, तो ए अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ में करूंगा तो उन दोनों में कॉमन क्या है, ए वाला हिस्सा ही तो कॉमन होगा 1,2 है ना। तो ये आपके पास में सीधी बात है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर होगा ए के। तो एक नियम ये होता है और इस नियम को हम लोग कहते हैं फाई और यू का नियम इसको कहा जाता है। फिर फोर्थ पार्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, अगर ए का इंटरसेक्शन कभी ए के साथ निकालते तो हमेशा ए ही आता है, याद रखना है। इसको हम कहते हैं वर्ग सम, हमने पहले पढ़ा था वर्ग सम नियम, ठीक है बेटा। फिर फिफ्थ है हमारे पास एक नियम इसका लास्ट वाला, और वो है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ अगर किया जाए, ठीक है, बी यूनियन सी के साथ किया जाए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो बराबर होगा, ये आवंटन हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मेरे भाई ध्यान देना है, इस नियम को हम आगे प्रूव करेंगे, तो इसको पेंडिंग छोड़ दें, तो इसका नाम याद रख लो, सिर्फ ये होता है इंटरसेक्शन का वितरण नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वितरण नियम है ना, वितरण नियम ही तो है ये। हाँ, वितरण नियम कह लो, या कुछ लोग इसको बंटन नियम भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। वितरण का मतलब क्या है कि ए का वितरण यूनियन के पास के ऊपर हो रहा है, कि पहले ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इनके बीच में यूनियन, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे। अब अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए तो एक संक्रिया बचती है इसकी लास्ट वाली, और उस संक्रिया को करने के बाद हम लोग इस 1.4 के इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, तो लास्ट वाली जो संक्रिया है वो संक्रिया हमारी होती है समुच्चयों का अंतर, ठीक है। क्या होती है? तीसरी संक्रिया है समुच्चयों का, ठीक है, आपके पास में अंतर, या फिर अंग्रेजी में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, बड़ा गंदा डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपके पास में कि डिफरेंस, ठीक है, ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? एग्जांपल से समझाता हूँ, डेफिनेशन बनाता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ, उसका कोई नियम आपको नहीं पढ़ना है, जैसे आपने यूनियन में इंटरसेक्शन में पढ़े हैं, इसमें कोई नियम नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इस पे सवाल मिलेंगे क्या करने कैसे। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज कर लो कि ए हमारे पास में है 1 2 एंड 3 और बी हमारे पास में है 3 4 एंड 5, है ना। तो मुझे इसका जो चिन्ह है वो होता है माइनस, अंतर तो माइनस से दिखाता है। यूनियन को यू से दिखाया है, ऐसे यू वाली शेप से दिखाया है, इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाया है, और अंतर को ऐसे दिखाएंगे। तो ये इसका चिन्ह है, याद रखना है आपको, ठीक है, डिफरेंस का। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना पड़े तो ध्यान देना है, जब हम a माइनस बी निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट देते हैं। जैसे इनमें कॉमन एलिमेंट कौन है, इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट कौन है? 3 है, तो 3 को यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो। ऐसे काट के दिखाना नहीं है, मन में काट लो, तलवार ही चला दी पूरी। लेकिन चलिए, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कायदे से। जब 3 से 3 कट जाएगा, तो अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर प्रारंभ में a है तो a के बचे हुए एलिमेंट, क्योंकि ये तो कट ही गया इसमें से, तो a के बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2, तो ये a माइनस बी आ गया। ध्यान देना, a माइनस बी का मतलब है कि जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको काटने के बाद में अगर a शुरू में है तो a के जो अवयव है वो यहां आ जाएंगे। अगर हम b माइनस ए निकालते तो b माइनस ए में हम b के अवयव लिखते 4,5। अब समझ में आ गया होगा a माइनस बी कैसे निकालते हैं, b माइनस ए कैसे निकालते हैं। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है, और एक एग्जाम्पल और आपके सामने कराता हूँ, 18वां और 19वां, तब इसको फाइनल कर देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18,
उदाहरण नंबर हमारे पास में इस एनसीईआरटी का 18वां उदाहरण है और कह रहा है कि मान लीजिए, हम तो मान ही रहे भाई, तुम्हारी मानेंगे है ना। मान लीजिए कि जो हमारे पास में ए है वो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 तक है ना। और जो बी है मेरे बेटे वो है 2 4 6 एंड 8 है, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए ज्ञात करो, ठीक है ना, ज्ञात करो। अभी करा तो है, तो पहले ए को लिख लो, कायदे से हल कर रहा हूं मैं सवाल। ए है 1 2 3 4 5 एंड 6 और बी को लिख लो, बी है 2 4 6 एंड 8। तो जब a माइनस बी लिखता हूं तो मैंने अभी बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको काट देंगे। जैसे कॉमन ये है और 4 है, ये 4 आ गया, और 6 है और ये 6 आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है। तो जब a माइनस बी लिखते हैं तो a के अवयव जो बचे हैं वो लिख देंगे, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। फिर अगर b माइनस ए निकालना है मेरे को, तो b माइनस ए में जो b के अवयव बचे हैं केवल 8 है, केवल 8 है। तो ये हमने निकाल दिया आपके पास में। अच्छा, इससे एक बात क्लियर हो रही है कि a माइनस बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता b माइनस ए के, ध्यान रखना है। देख लो, a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर है ही नहीं, ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल और है इसका, 19वां एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 19 और 19 में कहा है कि एक V एक सेट है, V है वोवेल्स का सेट है जो A E I O और U है, यानी कि स्वरों का समुच्चय है, ठीक है। उसने कहा है कि मान लीजिए, हम तो मान ही रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि V तो ये है और जो B है, B एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास में AI और KU है ना, ये दो है आपके पास में। तो मेरे को कह रहा है V माइनस ए बता कितना बनेगा, V माइनस बी बताओ कितना बनेगा, V माइनस बी और B माइनस बी कितना होगा। तो देखो, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको घेरा कर लो, उनको काट लो, A यहाँ भी, A यहाँ भी, I यहाँ है, I यहाँ भी, और कुछ नहीं कटेगा। तो जब V माइनस बी लिखेंगे तो V के एलिमेंट जितने बचे हुए लिख दो, E O और U है ना, और B माइनस बी का मतलब जो B के बचे हुए K और, अरे U भी तो कट रहा है, U भी तो कट रहा है, तो U भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे केवल आपके पास में E और O आ जाएगा और इसमें केवल बचेगा K, ठीक है ना, आपके पास में। क्लियर है, ओके। अब मेरे बेटे एक डेफिनेशन इसकी भी बना ले जो डेफिनेशन हमने अभी करी है, फिर एक वेन डायग्राम देख लेंगे। अभी देखो, इसकी भी एक ऐसी डेफिनेशन बना लेते हैं कि जो a माइनस बी होता है, दो समुच्चयों का जो डिफरेंस होता है, जैसे हमने अभी हमने a यूनियन b की लिखी थी और फिर हमने a इंटरसेक्शन b की लिखी थी, a यूनियन b की लिखी थी कि सेट होगा आपके पास में कैसा, कि जिसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे, x जो होगा वो a का और या फिर x होगा b का, इसमें या शब्द इस्तेमाल हुआ था, और इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे, x होगा a का तथा, या फिर और लगा लो, और x एलिमेंट होगा b का, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों डेफिनेशन थी। अब हमें बनानी है a माइनस बी की डेफिनेशन, और इन उदाहरणों से ही बना लेंगे। बना रहा हूं, देखो, इसमें x टाइप के जो एलिमेंट आएंगे, यानी कि जो भी a माइनस बी में अवयव होगा, ध्यान से देखना मेरी बात, a माइनस बी इस एग्जाम्पल से परफेक्ट आपको समझ में आएगा, बाकी सब दिमाग से निकालो, इसको हटाओ सबको, ये a माइनस बी, केवल इतने से बात कर लेते हैं। देखो, इसको ध्यान देना, इसी से बनाते हैं डेफिनेशन। तो जो a माइनस बी होगा, आप ध्यान से देखो, जो a माइनस बी में जो अवयव आए हैं 1 3 5, वो किसके हैं, वो a के ही तो हैं। 1 3 5 a में है, क्या b में है 1 3 5? नहीं है। तो उसकी डेफिनेशन बनेगी कि a माइनस बी में जो x अवयव होगा वो x अवयव a का होगा तथा वो x अवयव कभी भी नहीं होगा b का। अगर वो b में भी होता तो वो कट जाता, जैसे मैंने घेरे करके काट दिए हैं।
बात समझ रहे हो? ठीक है, तथा लगा लो यहाँ पे, चाहे और लिख लो, एनसीईआरटी में और लिखा है तथा लिख लो, बात एक ही, तथा और में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अच्छा, अगर b माइनस ए की डेफिनेशन बनाए इसी तरीके से तो क्या बनेगी, इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे, x एलिमेंट b का तो होगा, और आपको कंफर्म होना चाहिए कि x एलिमेंट कभी नहीं होगा a का, मतलब पहले समुच्चय का अवयव ही आता है, देख लो ना, पहले समुच्चय का अवयव ही आता है जो हम निकालते हैं। a माइनस बी निकाला ना, तो a माइनस बी में जो एलिमेंट बचे हुए हैं a के वही आए हैं, b वाला कोई नहीं आया, तो इसलिए डेफिनेशन हम कंफ्यूज नहीं करते, एक ही बताते हैं सिर्फ कि इसकी डेफिनेशन के अंदर a माइनस बी में जो x अवयव बनेगा वो x अवयव a का होगा, b का नहीं होगा। तो ये 3 डेफिनेशन है बेटा, और इसके ज़्यादा एक चीज़ और, बस सिर्फ इसका वेन डायग्राम, देन फाइनल। अंतर का वेन डायग्राम, समुच्चयों के अंतर का, ठीक है, अंतर का वेन डायग्राम, ठीक है, डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखो सीधी बात है, नो बकवास है, कोने पे आपका आ जाएगा यूनियन कह रहा हूँ, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय, और अगर हमारे पास में ये a है और इसको काटता हुआ ये b है, इन्हीं में कुछ हिस्सा कॉमन मान के चलते हैं, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी के अंदर कौन से अवयव आते हैं, a माइनस बी के अंदर अवयव आते हैं, ये a माइनस बी का बना रहा हूं मैं, a माइनस बी में आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आते ही नहीं है, वो तो कट जाते हैं, मर जाते हैं लड़ाई के अंदर जब घटाते हैं, तो केवल ए के अवयव आते हैं, यानी कि ए वाला एरिया सिर्फ आपको डार्क करना पड़ेगा, ऐसा ये वाला एरिया, ये अगर ए है बाहर लिख दो, ये अगर बी है, तो केवल और केवल आपका जो एरिया कवर होगा वो कौन सा कवर होगा, ए वाला होगा, ठीक है, ये कॉमन वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ठीक है ना, चेक कर लो ना, अगर मैं इसके लिए बना के दिखाऊं आपको, इसके लिए बना के दिखाऊं मैं अगर आपको, तो हमारे पास में ये a है, a के अंदर था 1 2 3 4 5 6 था, तो और कॉमन था 2 था कॉमन, और हमारे पास में 4 था कॉमन, और आपके पास में 6 था कॉमन, ये ऐसे करके, अगर ये a है, बाकी एलिमेंट इधर लिख दो, 1 3 और 5, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके हो गए। b में क्या था, b में क्या क्या थे, b में क्या क्या थे, 2 4 6 और एक और बच रहा है इधर की तरफ 8। तो जब हमने a माइनस बी निकाला तो a माइनस बी में कौन से आए, 1 3 5 आए, तो 1 3 5 वाला हिस्सा यही तो इधर वाला, और मैं क्या कह रहा हूँ देख लो, मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो हिस्सा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी के वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम और भी मैं डिस्कस करूंगा, वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस, जब एक्सरसाइज में बढ़ेंगे आगे पढ़ाएंगे आपको, तब आपको बहुत मजे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके इंट्रोडक्शन में और कोई चीज़ नहीं बचती है, बस मैं अब इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा, ठीक है, और सॉल्यूशन जब हम इसके अंदर करेंगे इसका बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, अब इतना रखते हैं, धन्यवाद।